हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि आपको पता है, ज़ोरों शोरों से अभी चर्चा जारी है कि बैंक प्राइवेटाइज़ होने वाले हैं। ये जो अभी रिसेंटली बजट इशू हुआ है उसमें भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया है कि 2 बैंकों को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। अब वो कौन से 2 बैंक है उसे सस्पेंस बना के रखा गया है, ये क्लियर नहीं किया गया है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन कौन से 2 बैंकों का होगा। तो ये जो बजट 2021 में 21-22 के लिए इन्होंने बोला है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में, तो ये इसे कंफर्म करेंगे, ये भी फाइनल है। अब बात ये आती है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन यदि होता है तो फिर उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, या जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ये चीज़ मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि यदि उनकी प्राइवेटाइजेशन ये चीज़ सक्सेस होती है तो जो बाकी के बैंक हैं वो भी प्राइवेटाइज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बैंकों में बैठे हैं वो ये सोचे कि वो बच जाएंगे। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हुई तो काफ़ी सारे बैंकों को लाइन से प्राइवेट किया जा सकता है, जिसमें अभी जो अपने आप को सिर्फ सेफ फील कर रहे हैं वो या तो एसबीआई या फिर जो आरबीआई में बैठे हैं वो। केवल ये 2 लोग हैं जो पूरी तरह अभी सेफ़ हैं, उसके अलावा किसी को भी सेफ़ नहीं कहा जा सकता है। तो आगे अब हमें क्या करना है, हम उस बारे में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो हॉट लिस्ट में रखा गया है वो कौन कौन से बैंक है जिनका अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि अगर फर्स्ट फेज़ जो होगा प्राइवेटाइजेशन का तो उसमें कौन से 2 बैंक आ सकते हैं। सबसे पहला जो नाम यहाँ बोला जा रहा है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक का। इसका सबसे ज़्यादा चल रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में ज़रूर आएगा। सेकंड नंबर पे हम बात करें तो बाकी की ये जो बैंक हैं इनमें से कोई ना कोई एक बैंक को रखा जा सकता है और प्राइवेटाइजेशन के लिए, जैसे यूको बैंक हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंकों का प्राइवेटाइज होने का चल रहा है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का इंक्लूजन किया है, इन बैंकों में इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने। तो जब उनका मकसद प्राइवेटाइजेशन का है तो फिर एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। तो इसे कुछ लोगों की राय ये दी जा रही है कि बैंक उसे अब गवर्नमेंट अब उसे प्राइवेटाइज नहीं करेगी, इसीलिए उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकों में किया है, जिसमें से अकेला पंजाब एंड सिंध बैंक में आप देखें तो 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल पंजाब एंड सिंध बैंक में गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। तो क्या अब इसको नहीं रखा जाएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे फर्स्ट नाम ही इस बैंक का है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो किया है पंजाब एंड सिंध बैंक में ही किया है गवर्नमेंट ने। और सेकंड हाईएस्ट फिर जो रहा है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट रहा है 4,800 करोड़ रुपए का। तो इसके पीछे क्या पर्पज़ हो सकता है, ये चीज़ अब हम समझेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है 20,000 करोड़ रुपए का सभी बैंक्स में, तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जिन 4 से 5 बैंकों में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है ये वही बैंक हैं जो कि हॉट लिस्ट में है प्राइवेटाइजेशन की। तो इसका मकसद जो हो सकता है वो केवल ये हो सकता है, क्योंकि अगर बैंकों के शेयर बेचे जाते हैं तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर उस बैंक में इन्वेस्ट क्यों करेगा जिसमें लॉस है, या उसका पैसा ही अगर डूब जाए। तो इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि ये जो बैंक है वो प्रॉफिट में आ जाएं, ताकि फिर प्राइवेट सेक्टर से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। ये एक लॉजिक यहाँ पे बैठता है और यही कारण केवल अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने केवल उन्हीं बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया है जो प्राइवेटाइजेशन की हॉट लिस्ट में हैं। तो ये तो बात आती है कि ये चीज़ कंफर्म है ही कि प्राइवेटाइजेशन होगा। अब जो एम्प्लॉयज़ इसमें हैं या फिर जिनका रिसेंटली सिलेक्शन इन बैंकों में हुआ है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सैलरी की, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, वो ये कहना चाहते थे। हम ये देखेंगे सबसे पहले कि अभी फ़ायदे क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट बैंक में हैं, और अगर प्राइवेट बैंक में हो जाते हैं तो क्या नुकसान सबसे पहला हमें झेलना पड़ेगा। सबसे पहला डीए,
डी अगर आप देखें तो अभी हमारा फिक्स है कि हर 3 महीने में बढ़ता ही है, जो भी पॉइंट से बढ़ता है। सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है डीए से, और ईयरली इंक्रीमेंट जो लगते हैं वो तो फिक्स फिर लगते ही हैं। लेकिन अगर यही चीज़ प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में ये चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि डीए उसी रेट से वहाँ पे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा सबसे पहले, और अगर मिलता भी है तो वैसे मिलेगा या नहीं। और ईयरली इंक्रीमेंट भी वहाँ पे उस तरीके से श्योर नहीं होते कि हर ईयर में आपको मिलेगा ही, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ही आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है, अदरवाइज़ ईयरली इंक्रीमेंट इस तरीके से इसमें नहीं मिलता है। तो जो सैलरी करंट में आपकी है, अगर वो रख भी दी जाती है तो आगे वो उस तरीके से ग्रो करेगी या नहीं करेगी, इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा जो कि एम्प्लॉयज़ को उठाना पड़ेगा यदि बैंकों को प्राइवेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये दिक्कत आने वाली है। सेकेंडली जो चीज़ होती है, ये तो चलिए सैलरी है कि कैसे मिलेगी क्या मिलेगी। सेकेंडली होती है बात प्रेशर की, टारगेट की। गवर्नमेंट में आज हम काम करते हैं, प्रेशर गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्रेशर प्राइवेट सेक्टर का होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। सब कहते हैं गवर्नमेंट जॉब फिक्स होती है एकदम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि प्राइवेट में चेंज लोग करते रहते हैं। वो एक्चुअली क्यों होता है? कंपनियाँ प्राइवेट की भी आपको हटाती नहीं हैं, वो आपको फिक्स ही रखती हैं। आप चाहें तो रिटायरमेंट तक वहाँ जॉब कर सकते हैं, कंपनी आपको कभी जाने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन वहाँ प्रेशर आपको टारगेट का इतना ज़्यादा दिया जाता है कि एम्प्लॉय वहाँ पे नहीं टिक पाता है, और 1 से 2 साल फिर वो नई जॉब सर्च करने लगता है। तो ये रीज़न होता है सबसे ज़्यादा कि अगर वो बैंक प्राइवेट हो भी जाते हैं तो वहाँ आपको जॉब छोड़ने के लिए खुद नहीं बोला जाएगा, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा दिया जाएगा कि आप खुद फ्रस्ट्रेट होकर सोचेंगे कि अब हमें जॉब छोड़ देना चाहिए या फिर स्विच कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेकंड प्रॉब्लम है जो कि एम्प्लॉयज़ को फेस करना पड़ सकता है यदि बैंक प्राइवेट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करें, इसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी। इसके लिए हम बात करेंगे एज वाइज ग्रुप में कि अभी आपकी क्या एज है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। जिसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे अभी जिनकी एज अंडर 35 है। अगर आपकी एज अंडर 35 ईयर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें यदि आप स्टडी कर सकते हैं। जिसमें आपको क्या रखना है, ऐसे सेक्टर की तैयारी करें जिनका फाइनल है कि उसे रहना ही है, यदि आप गवर्नमेंट ही रहना चाहते हैं। और अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं तो देखिए अभी सबसे अच्छा ऑप्शन केवल एक एसबीआई का है या फिर आरबीआई का है। यदि आप इन दोनों में कहीं भी जॉब लगते हैं तो एक लॉन्ग टर्म आपका पीरियड निकल ही जाएगा। आप इजीली, आपको फिर डर नहीं रहेगा कि बैंक प्राइवेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि एक ये रेगुलेटर है तो ये कभी भी प्राइवेट नहीं होगा, और एसबीआई अभी सबसे बड़ा बैंक है, इसीलिए इसकी भी हम अभी उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप या तो इनकी तैयारी करें। अब आप कहेंगे कि पढ़ने में तो मन इतना लगता नहीं है या फिर उतना टाइम ही नहीं बचता है, तो पढ़ाई होगी कैसे? आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि कैसे पढ़ाई होगी। देखिए एसबीआई इस मामले में आपसे कहूँगी थोड़ा सा टफ आपके लिए बैठेगा। अगर आरबीआई आप सोचें वो आप निकाल सकते हैं यदि आप ढंग से प्लानिंग करें। तो अब आप कहेंगे कि एसबीआई छोटा है या आरबीआई, आरबीआई हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगी फ़िलहाल शॉर्ट में कि कैसे आप कर सकते हैं। हम सभी जो बैंकिंग में लगते हैं वो JAIIB और CAIIB की प्रिपरेशन ज़रूर करते हैं। अब आपने जब JAIIB CAIIB की प्रिपरेशन की तो क्या आपने कभी आरबीआई को उठाकर देखा कि उसका सिलेबस है क्या एक्चुअल में? अगर हम पर्टिकुलर बात करें सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी की, आरबीआई असिस्टेंट की मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लिए तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा स्टडी चाहिए, स्पीड चाहिए, जो स्पीड आपके पहले थी, क्योंकि तभी आप उसे निकाल पाएंगे। बट अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी की, हालांकि ये ऑफिसर लेवल की जॉब है, इजी नहीं है, टफ ये भी है, लेकिन यदि आप JIIB CAIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी आरबीआई का सिलेबस उठा के देखिएगा। अगर आप फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें से काफ़ी सारा सिलेबस JIIB CIIB से मिलता जुलता है। तो जब हमारी
JAIIB की CAIIB की प्रिपरेशन चल ही रही है और वो सिमिलर टू RBI ग्रेड बी फेज़ 2 है, जो कि मेंस एग्ज़ाम बोला जाता है। यदि उसमें आप मार्क्स अच्छे ले आते हैं तो फिर उसमें आगे इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन होता है। जो फेज़ 1 इसका होता है वो केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, उसके मार्क्स मेंस में काउंट नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप सोचेंगे तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, कि यदि आप सोचें और टाइम निकालें और आप इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ही रहे हैं तो आपके लिए RBI ग्रेड बी निकालना उतना मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए बस आपको रेगुलर थोड़ी थोड़ी स्टडी की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है करंट अफेयर में। अगर आपकी मैथ्स में, रीजनिंग में स्पीड अगर कम भी हो गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए फेज़ 2 का तो ये हो ही गया कि इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है JAIIB CAIIB से। बाकी हम बात करें फेज़ 1 की, तो देखिए फेज़ 1 को भी समझिएगा। फेज़ 1 में 80 मार्क्स का आपका केवल आता है करंट अफेयर एंड GA। अब 200 में से अगर 80 मार्क्स आपके केवल करंट अफेयर के हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते रहें तो 80 मार्क्स तो आपके यहाँ पे केवल करंट अफेयर के हो जाते हैं। उसके बाद आपकी बचती है यहाँ पे 60 मार्क्स की रीजनिंग। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी आधे घंटे की प्रैक्टिस भी अगर आप करेंगे तो रीजनिंग आसान होती ही है। बस पजल्स वगैरह यहाँ का जो जाता है वो केवल टफ जाता है, बाकी रीजनिंग ओवरऑल काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है और वो बना भी लेते हैं। तो केवल ये 2 सब्जेक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए RBI ग्रेड 1 फेज़ 1 के लिए, ग्रेड बी फेज़ 1 के लिए। क्योंकि इसमें फिर अगर हम मैथ्स का वेटेज देखें तो मैथ्स केवल 30 मार्क्स की आपकी आ रही है, तो 200 में से उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको केवल उतना ही पढ़ना है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। जो इसमें सबसे बड़ा खेल है वो केवल करंट अफेयर का है। रीजनिंग को भी चलो आप ज़्यादा नहीं, अगर 30 से 40 मार्क्स भी ले आएँ, कट ऑफ निकाल लें। यहाँ केवल अगर आप GA के साथ खेलना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दें और उस पर अपनी अच्छी कमांड बना लें, तो फेज़ 1 भी आपके हाथ में आराम से आ जाएगा और ग्रेड बी तो फिर हमारा JAIIB और CAIIB निकाल ही देगा। तो आप ये जो मौका छोड़ रहे हैं, जिसे आप नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप बैंकिंग में हैं और RBI ग्रेड बी आपके हाथों में है। और ना केवल RBI ग्रेड बी, बल्कि इसके अलावा जो 2 अदर एग्ज़ाम है वो है सेबी और एक है नाबार्ड। क्योंकि जो सेबी और नाबार्ड के एग्ज़ाम हैं ग्रेड ए ऑफिसर के, इसमें भी सेम सिलेबस लगभग होता है। अगर आप JIB CIB प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे ज़्यादा RBI में रहता है, उसके अलावा इन दोनों में भी रहता है। तो मेरी पर्सनल राय जो है आप लोगों के लिए वो यही है कि क्योंकि अगर आप JIB CIB की तैयारी कर ही रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि फेज़ 2 की प्रिपरेशन आपकी चल रही है और आपको थोड़ा सा टाइम देना है केवल और केवल फेज़ 1 को। यदि आप ये देना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दें, तो आप एक ऐसी जॉब सिक्योर कर सकते हैं जहाँ पे आपको फिर बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं रहेगा कि आप प्राइवेट तो नहीं हो जाएंगे या प्राइवेट होने वाले हैं। और जो लोग अभी अभी सिलेक्शन जिनका इन बैंकों में हुआ है, जो कि प्राइवेट होने का चल रहा है, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, आपकी तो ऑलरेडी प्रिपरेशन है, आपने अभी तक पढ़ा है। तो अगर अभी तक पढ़ा है तो थोड़ा सा और सही अपनी स्टडी को मत रोकिएगा, इसे आगे चलने दीजिएगा। अगर आप अंडर 35 हैं तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा 35 रहेगा, एक्चुअली 30 तक की इसमें एज होती है जनरल वालों के लिए। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन होता है वो एक्चुअली आपके लिए रहेगा। यदि आप ST SC से हैं तो 5 ईयर रिलैक्सेशन के बाद आपकी 35 यहाँ हम मानेंगे। और अगर OBC से हैं तो 3 ईयर के रिलैक्सेशन के बाद आपको 33 ईयर एज होती है। जनरल वाले जो हैं उनको केवल 30 ईयर ही यहाँ मिल पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप 35 है तो फिर आप अदर के लिए ट्राई कर सकते हैं, और ऐसे एग्ज़ाम भी आते हैं जिसमें आपको 35 या 40 तक की एज मिल जाती है प्रिपरेशन के लिए। ये केवल एक ऑप्शन बचता है जो 35 तक हैं। प्रिपरेशन कैसे होनी है उसकी पूरी प्लानिंग मैं आपके लिए करूँगी
क्या आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डेली करंट अफेयर को हम कवर करेंगे जो कि आरबीआई में हमारे काम आएंगे, वीकली, मंथली, और इसके अलावा क्या एक्चुअल सिलेबस होता है और क्या इसका जो है पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताएंगे। बट उसके पहले आप डिसाइड तो कीजिए कि आपको करना है। और यदि अगर प्राइवेट में ही रहना है तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर बैंक प्राइवेट होते हैं तो फिर क्या टेंशन लेना, फिर तो हो ही जाना है। लेकिन यदि टेंशन है तो सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए आपको कदम उठाने हैं, आपको स्टेप्स लेना है। या तो स्टडी चालू कीजिए या फिर टेंशन छोड़ दीजिए कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सोचने से केवल कुछ नहीं होगा। ये चीज़ रही फर्स्ट जो अंडर 35 हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी एज यहाँ पर 35 ईयर से 45 ईयर तक है। इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इनके लिए जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप जिस भी पोस्ट में हैं और आप वहाँ ये सोच कर बैठे हैं कि अब आपको प्रमोशन नहीं लेना है, हमें यहीं रहना है। जैसे जो क्लरिकल पोस्ट पे हैं जिन्हें होम टाउन मिला हुआ है तो वो आगे प्रमोशन नहीं लेते हैं कि हम घर पर ही रहेंगे। या फिर जो स्केल 1 2 3 तक जाते हैं वो आगे कई बार ये सोच के नहीं लेते, या तो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, प्रेशर तो अब चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सभी में है, आप प्रेशर का नहीं कह सकते कुछ भी। यहाँ जो इस एज के बीच में है अब उन्हें प्रमोशन लेना चालू कर देना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी मेरा पुराना एक्सपीरियंस है और उसके बाद फिर अब गवर्नमेंट में अपन काम कर रहे हैं। तो जो पुराना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं बता रही हूँ, आप जितनी छोटी पोस्ट पे रहेंगे उतना ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ता है, उतना ज़्यादा काम आपसे करवाया जाता है। जबकि आप जितनी ऊंची पोस्ट पे रहेंगे वहाँ पे आपको काम करना नहीं है, आपको काम करवाना है। तो ये चीज़ बस आपको सीखनी है कि काम करवाया कैसे जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में यदि आप ऊंची पोस्ट पे बैठे रहते हैं, यदि आपका प्रमोशन हो जाता है और तब जाके बैंक होता है प्राइवेट, तो आप ये देखिए कि जो सैलरी आपकी हो चुकी होगी वो तो एटलीस्ट आपकी फ़िक्स हो जाएगी कि अब मुझे मिनिमम इतना तो मिलना ही है। और उसके बाद फिर वहाँ पे सैलरी की ग्रोथ कैसी रहेगी वो अलग चीज़ रहेगी, वो देखी जाएगी कि ईयरली हर बार सैलरी बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है या कितनी बढ़ाई जाती है। बट एटलीस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप क्लर्क हैं और अभी आपकी रिसेंटली जो सैलरी है वो 45,000 है, एक जस्ट एग्जांपल के लिए। तो यदि आप प्रमोशन ले लेते हैं और स्किल 1 अभी बन जाते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम सैलरी जो रहेगी मान लीजिए 55,000 रहेगी, तो 10,000 का भी जो अंतर है, तो देखिए ये 45 से सैलरी अगर 55 तक जा चुकी होगी और तब जाके अगर बैंक प्राइवेट होता है, अगर आप 45 की सैलरी पे प्राइवेट हो गए तो आप प्राइवेट में आपकी सैलरी कितनी तेज़ी से बढ़ेगी ये आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर 55 पे आप प्राइवेट हुए तो यहाँ पे एटलीस्ट आपकी सैलरी ये तो मिनिमम फिक्स हो ही गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तो कंफर्म किया है कि आपको वहाँ से नुकसान नहीं दिया जाएगा, मतलब वहाँ से नीचे तो नहीं पहुँचाया जाएगा। ऊपर पहुँचाया जाएगा कि नहीं ये गारंटी अभी नहीं दी है, बट बराबर पे तो एटलीस्ट रखा ही जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉइंट है एक्चुअली नोट करने वाला कि ये आप जितना प्रमोशन ले सकें, अभी जितनी सैलरी बढ़ा सकें वो ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। मान लीजिए 60 हो गई, 70 हो गई, तो ये मिनिमम तो फिक्स हो ही जाएगी, उससे नीचे तो गवर्नमेंट आपकी फिर करेगा नहीं अगर प्राइवेट कर भी देता है तो। और उसके बाद प्लस ये भी पॉइंट रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर में यदि आप मैनेजर लेवल पर रहते हैं या कुछ भी लेवल पर रहते हैं तो आपको फिर नीचे वाले को प्रेशर देना है, ऊपर वाला तो आपको देगा ही, उसे पास ऑन कर दीजिए, बात खत्म। या फिर क्या कीजिए कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। और वैसे भी प्रेशर लेना, टेंशन लेना तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। या तो ये करो कि सुनो उसके जो है निकालो कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, शांति से बैठिए, विचार कीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, काम करने में मज़ा आती है, टेंशन में काम कभी नहीं होते हैं। तो ये किसको करना है? ये उनको करना है जो कि 35 से 45 ईयर के बीच में हैं। अब हम थर्ड उनकी बात करेंगे जो 45 प्लस हैं, ठीक है, जो 45 प्लस हैं और बैंक के प्राइवेट होने का चल रहा है। तो आप तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि बैंक प्राइवेट होने में भी हम अगर मान लें कि 3 से 4 साल लग गए और अगर फर्स्ट फेज़ में ही आपका नाम आ जाता है तो 1-2 साल भी हुए या 5 साल भी खिंच गए, तो देखिए आपका लगभग 50 ईयर तो बैंक प्राइवेट होने तक, उसकी फॉर्मेलिटीज़ होने तक ही हो जाएगा। और उसके बाद बच्चे 10 साल आपकी सर्विस के। तो यहाँ पर ऐसा अजम्पशन है कि VRS पॉलिसी ज़रूर लाई जाएगी।
वीआरएस क्यों? क्योंकि फिर जो एक एज के बाद व्यक्ति की स्पीड में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, नॉलेज में थोड़ा सा, नॉलेज तो खैर बढ़ता ही है, स्पीड में थोड़ा सा आ जाता है। और फिर जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो नए यंग जनरेशन आती है वो ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। तो उनका ऐसा मानना है कि वीआरएस अगर लाते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ थोड़े से कम होंगे, तो नए रिक्रूटमेंट ज़्यादा होंगे। तो ये पॉलिसी अगर आती है तो आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, आप जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, तो आपको वीआरएस ले ही लेना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं, रिलैक्स रह के काम करते हैं कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, बढ़िया काम करो, तो फिर आप बढ़िया उसमें काम कीजिएगा। क्योंकि 10 साल निकालना उतना मुश्किल उसमें है नहीं। या तो हम इसमें वीआरएस ले लेंगे या फिर कामली इसमें काम करेंगे बिल्कुल शांति से। तो ये ऑप्शन केवल बचता है 45 ईयर प्लस के लिए। और टेंशन तो लेना ही नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में हमें काम करना है। प्राइवेट हो गई तो हो गई, जितनी भी सैलरी रहेगी मिनिमम उतनी तो मिलेगी ही। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो बात की बात है, या कितना बढ़ेगी ये परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा टोटली। तो आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें सैलरी ग्रो होती है। और हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होती है, एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस देते हैं ना उनकी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी ज़्यादा होती है। तो यदि आप परफॉर्मर हैं तो आपको तो टेंशन फिर लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको तो प्राइवेट में भी बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा। उसमें इंसेंटिव सैलरी से ज़्यादा होता है। इंसेंटिव केवल उसमें 2 से 3 गुना सैलरी का दिया जाता है, प्लस उसमें बहुत सारे पैकेजेस उसमें भी होते हैं। तो बहुत फ़ायदे की जॉब है। खैर प्राइवेट भी गलत नहीं है, लेकिन करने वाले के लिए सब है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। तो यही मैं कहूँगी, केवल अपनी एज ग्रुप के हिसाब से आप चीज़ें डिसाइड कीजिए। टेंशन हमें नहीं लेना है कि क्या होगा हमारा। अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप अंडर एज हैं, अगर आपके पास एज बची है, तो सबसे बेस्ट केवल आपके लिए यही रहेगा कि प्रिपरेशन कीजिए। अगर JAIIB CAIIB कर रहे हैं तो RBI ग्रेड B की प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन कैसे होगी वो उसके लिए मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अगर आपकी भी कोई राय है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वरी हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या होगा एम्प्लॉयज़ का, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो अदर हमारे साथी हैं उन्हें मदद मिल सके कि आखिर उनका क्या होगा और अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट सलाह मैं सभी सीनियर से भी चाहूँगी कि वो क्या रिकमेंड करते हैं, जो न्यू कमर्स हैं या जो न्यू ज्वाइनी हैं उन्हें वो क्या सलाह देते हैं। क्योंकि मुझे तो बस ये याद है कि जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था उस समय जो मेरे फर्स्ट CM थे, जो फर्स्ट अपने चीफ मैनेजर थे, उन्होंने सबसे पहले यही सजेशन दिया था कि आप कहाँ बैंक में आ गए, आप लोगों की अभी एज है, आप तो प्रिपरेशन करो, दूसरे सेक्टर में जाओ। लेकिन तब तो जॉब लगी थी, नई नई खुशी थी, तो बहुत मज़ा आया था कि नहीं बैंकिंग में है। लेकिन ये चीज़ आज रियलाइज़ होती है। खैर अब तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन हाँ प्रिपरेशन अभी भी जारी है। मैं तो कर रही हूँ, आप कर रहे हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो अब टारगेट होने वाला है वो है RBI ग्रेड B, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।